लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले एक हम लोग अरिस्टोटल फॉलिसी पढ़ेंगे, वो एक्चुअली गलत है बट स्टिल अपने सिलेबस में है। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन तुम अगर सोचो, जैसे मान लो तुम एक क्या किए, एक कार लिए, तुमको भी फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता, ऐसा कुछ टॉय कार है ये, तुमने इसमें फोर्स लगाया, ये आगे मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, इवेंचुअली स्लो डाउन होके रुक जाएगा, इवेंचुअली स्लो डाउन होके रुक जाएगा, राइट, इसका स्पीड 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग को ये फ्रिक्शन इन सब के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम एरिस्टोटल ने क्या बोला कि हमें कोई भी चीज को मूव कराते रहने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अरे न्यू चैप्टर। तो एरिस्टोटल ने उस टाइम क्या बोला कि किसी भी चीज को हमको अगर मूव कराते रहना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, एरिस्टोटल ने ऐसा बोला, लेकिन वो गलत था। ध्यान देना, तुम भी ऐसे नॉर्मल सोचो कि 20 स्पीड से दिया और वो जाके रुक गया, तो तुम भी क्या सोचोगे, या फिर ऐसा सोचो वो रामायण में मैंने एरो फेंका, वो एरो जाके धीरे धीरे करके रुक गया, तो तुम क्या बोलोगे कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ चाहिए होगा उसको कंटिन्यू मूव कराते रहने के लिए, कोई भी चीज को हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। बट ये स्टेटमेंट गलत था एरिस्टोटल का। स्टेटमेंट लिख लो एरिस्टोटल फॉलिसी करके। सर आप एक बार वापस बताओगे आप भी क्या सीखा आपने? हाँ मैंने बताया इसे सब, मैं बता रहा हूँ जो गलत है, ठीक है, ये गलत है। उसने बोला जैसे मान लो मैंने कार को पुश किया तो कार क्या होगा, रुक जाएगा। तो एरिस्टोटल ने बोला कि हमें कोई भी चीज को मूव करते रहने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बट एक्चुअली वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही रुक रहा है वो कार एक्चुअल में, राइट। He stated that an external force is required. An external force is required. External force is required to keep a body in uniform motion. To keep a body in uniform motion. अगर बॉडी को तुमको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बट ये क्या है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट तुमको याद रखना है लेकिन। सर हाँ सर पिछले वाले मतलब जो लेसन था ना, मतलब पिछला वाला नहीं, वो न्यूटन्स का, उसके एक्सरसाइज में सर एक क्वेश्चन था कि वो इंक्लाइन प्लेन वाला, उसमें सर उसका आंसर मेरा अलग आ रहा है। अच्छा, वो डिराइव करने वाला क्वेश्चन नंबर क्या है? एक मिनट सर, मेरे टेक्स्ट बुक में तो सेकेंड लेसन का है। हाँ अरे लॉज ऑफ मोशन करके ही है, चैप्टर 4। सर थर्ड लेसन का एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th वन, पेज नंबर 45। हाँ वही वाला। ठीक है, चलो हम लोग वो क्वेश्चन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। A particle is projected with a speed v naught at an angle theta to the horizontal on an inclined plane making an angle phi to the horizontal, ठीक है। तो बस एक inclined plane है, ये एंगल phi बना रहा है, और मैंने यहाँ से एक बॉल को फेंका at an angle theta with the horizontal। यस थोड़ा फास्ट चलेगा, बस बुक पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे और कुछ भी नहीं। A particle projected with a speed v naught at an angle theta to the horizontal, find the range of the projectile along the inclined surface, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने फेंका तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाके यहाँ गिर जाएगा। अब इसका स्पीड तुमको इधर v दिया हुआ है,
तो एक काम करो, जुलाई बैच से हो या नॉर्मल बाकी बैच में हो? नॉर्मल। डाउट था। अच्छा नॉर्मल आयुष था। तो ये देखो, ये ऐसा है, तो इस बॉल पे ये जो मैंने फेंका है, इस पे क्या क्या फोर्स पर ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की तरफ जी। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस फाई, यस सर। है ना? सर ये सब हो गया सर। अब जी का मतलब दो मैंने कंपोनेंट। मैंने क्या हाँ किया सर, मैंने टाइम निकाला, मतलब हाँ सर मैंने टाइम निकाल के उसको मतलब वी एक्स मतलब उसमें दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सर मेरा कॉस अल्फा प्लस थीटा आया है और नीचे जी कॉस स्क्वायर अल्फा आया है। चलो ठीक है, देख लेते हैं, बाकी लोग का भी हो जाएगा। जैसे ये है तो इसका जी का दो कॉम्पोनेंट, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर इंक्लाइन। ये अगर फाई है तो मैं परपेंडिकुलर बनाया हूं यहाँ पे, तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा। तो जी का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी जी कॉस फाई, और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी जी साइन। जी साइन फाई। मैं इसको एक्स एक्स, हाँ मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो अलोंग एक्स, अलोंग एक्स इनिशियल स्पीड क्या होगा? नॉट थीटा माइनस फाई। ये एंगल क्या होगा? थीटा माइनस फाई होगा, राइट? एक्सेलेरेशन अलोंग है माइनस जी साइन फाई। और अगर तुम अलोंग वाई का बात करो, अलोंग वाई इनिशियल स्पीड इज वी नॉट साइन थीटा माइनस फाई। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई आ गया माइनस जी कॉस फाई। अब जब ये बॉल वापस गिर जाएगा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? बॉल जब वापस गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? 0। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यूज करता हूँ, ये डाटा यूज कर रहा हूँ पिछले। वी नॉट साइन थीटा माइनस फाई एस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 0 इक्वल टू यू वाई क्या आएगा? यू वाई इज वी नॉट साइन थीटा माइनस फाई, वी नॉट साइन थीटा माइनस फाई माइनस हाफ ए वाई दो क्या है? माइनस जी कॉस फाई, माइनस जी कॉस फाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे टी छूट गया, तो ये टी और ये टी एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टाइम आ जाएगा 2v0। यही आया तुम्हारा, ये तो कुछ और आया? सर मेरा वी नॉट साइन थीटा आया। तुमने तुमने पता है कहाँ गड़बड़ किया है? तुमने ये एंगल को थीटा मान लिया, यहाँ से यहाँ, ये जो ब्लैक में डिनोट किया हो उसको तुमने थीटा मान लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर मैंने उसको ही थीटा लिया, इसीलिए रॉन्ग है सर। हाँ सर हाँ बाकी हो। हाँ, इसलिए रॉन्ग आ रहा था। ठीक है, अब टाइम आ गया तो एस एक्स लिख लो। एस एक्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स दो क्या है? नेक्स्ट क्लास में जो रेगुलर लेक्चर होगा उसमें ये सब काम करेंगे। वी नॉट कॉस थीटा माइनस फाइव, तो आ गया वी नॉट कॉस थीटा माइनस फाइव इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स दो क्या है? ए एक्स इज माइनस जी साइन फाइव, माइनस जी साइन फाइव इंटू टी स्क्वायर। अब बस तुम पुट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। हाँ सर मैंने वो थीटा की जगह फाइन, वो भी रॉन्ग किया था। ठीक है ओके। हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ, जुलाई बैच में हम लोग का ये नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, जो नॉर्मल लेक्चर होगा, उसमें हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे स्टार्ट किए थे हम लोग लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हमने एक ऐसे कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा कि जैसे मैंने ट्वाइटर को ऐसे पुश किया तो वो इवेंचुअली जाके रुक जा रहा है। तो लेट्स से कुछ पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें इसको मूव कराते रहना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल पुश देना पड़ेगा, तभी वो मूव करता रहेगा।
तो अरिस्टोटल ने यही सोचने स्टेटमेंट दिया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन वो क्या था, गलत था। राइट, नेक्स्ट आते हैं यस सर। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये तुम लोगों को पता है। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट he will continue to be in rest and an object in motion will continue to be in a state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied. यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, unbalanced force इंपॉर्टेंट है, until and unless an external unbalanced force is required. तो ये स्टेटमेंट लिखवाऊं या छोड़ दूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबको याद है। यस सर। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन बताएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Rate of change of momentum is directly proportional to अप्लाइड फोर्स, ठीक है। F इक्वल टू एम ए है क्या सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम ए इज सेकेंड लॉ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। सही है। कितने लोगों को लगता है सही है, कितने लोगों को लगता है गलत है, कितने लोगों को लगता है गलत है? सही बात है, तो ठीक है। F अगर तुमसे कोई ऐसा बोले कि F इक्वल टू एम ए इज सेकेंड लॉ, ये सही है या गलत है? ओके, अनन्या को लगता है रॉन्ग है। अनन्या क्या रॉन्ग है इसमें? सर एक के आएगा ना। नहीं, के का तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फॉर्मूला तो सही है यार, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तुम यूज किए हो क्लास 10th में। कुछ और गड़बड़ है। तनिष्का नहीं, थर्ड लॉ तो कुछ और ही है, ये गलत है। F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ नहीं है। सर F इक्वल टू एम ए, हाँ P is equal to mv। हाँ, बट वो भी सेकेंड लॉ नहीं है, वो तो मोमेंटम है। ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के क्यों, लिए मैं बता रहा हूँ क्यों। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। F इक्वल टू एम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ, इज डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ। ये सेकेंड लॉ से हम लोग डिराइव करते हैं, इट इज नॉट सेकेंड लॉ। क्यों, अगर हम लोग डिराइव कर पा रहे हैं तो गलत क्यों है? तो क्या कंडीशन क्या है इस पे? सेकेंड लॉ बोलता है F इक्वल टू dp बाई dt, जहां पर p क्या है, टाइम, TPP, m into v मोमेंटम m into v, मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि F इक्वल टू dp बाई dt। अब तुम लोगों को डिफरेंशिएशन पता है, m into v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी डी एम वी स्क्वायर। नहीं, सॉरी एम चेन होगा। रूल लगाओ ना, पहले चेन रूल लगाओ, सॉरी चेन रूल बोलो, प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहले m को डिफरेंशिएट करो, v को वैसे ही छोड़ दो, प्लस m को वैसे ही छोड़ दो, v को डिफरेंशिएट करो, ये होता था चेन रूल। राइट, सर m तो कांस्टेंट है ना। m अगर कांस्टेंट हुआ तब तो, m जरूरी थोड़ी हर बार कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहीं पर वो कंडीशन आता है, इफ m इज कांस्टेंट, इफ m इज कांस्टेंट, dm by dt क्या हो जाएगा?
अगर m Zero. कांस्टेंट Zero. तो dm by dt 0 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा f इक्वल टू m dv by dt दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास कांस्टेंट है तब ये मेरा सेकेंड लॉ है, f इक्वल टू m है। लेकिन ऐसे हम लोग जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि f इक्वल टू m इज सेकेंड लॉ, क्योंकि जैसे मान लो एग्जांपल कि एक ट्रक में सैंड रखा हुआ है, एक ट्रक में सैंड लेके हम लोग लोड कर रहे हैं। अब वो सैंड धीरे धीरे गिर रहा है नीचे की ओर, मतलब ट्रक में लेट से एक होल है, उससे वो सैंड नीचे गिर रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं f इक्वल टू m है, f इक्वल टू नहीं m सर, नहीं बोल सकते क्योंकि मास चेंज कर रहा है उसका। तो हम लोग f इक्वल टू m को सेकंड लॉ नहीं बोलेंगे। f is equals to m is derived from second law। ऐसे यहाँ पर लिखना है तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख भी लो, derived from second law when mass is constant। Done? यस सबको समझ में आया कि f इक्वल टू m सेकंड लॉ नहीं है, वो डिराइव कर रहे हैं हम लोग। Yes, sir. ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ सबको याद है क्या होता है? एवरी एक्शन एज एन Equal and opposite reaction. एवरी एक्शन, और कुछ है क्या इसमें या बस इतना ही है? Which which acts act simultaneously और भी कुछ है या हो गया? हो गए नहीं, और भी कुछ होगा। on two different क्या क्या? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ओके आनंद, एक मिनट। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ऐसा नहीं कि सेम बॉडी पे लगा देना, बॉडीज एंड आर ऑफ सेम नेचर, एंड आर ऑफ सेम नेचर। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आर ऑफ सेम नेचर का क्या मतलब है। अरे सेकंड लॉ Sir, रेट ऑफ चेंज, direction भी opposite होता है ना? हाँ, या अगर तुमको लिखना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आर ऑफ सेम नेचर, ऐसा भी लिख सकते हो। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। सर ये तो ऊपर भी लिखा है ना। अच्छा, हाँ, पहले ही लिखा हुआ था सेट, ठीक है। तो ये बस ये लिख दो कि दे आर ऑफ द सेम नेचर। तो सेम नेचर का मैं क्या मतलब बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर एक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर एक्शन कांटेक्ट फोर्स है तो वो भी कांटेक्ट फोर्स होगा। इस टाइप से मैं सेम नेचर बोल रहा हूँ दोनों का। आर्यन सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगर नोट करना तो नोट कर सकते हो। मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, F इक्वल टू dp by dt। ओके, ठीक है। थर्ड लॉ में भी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, टू डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, सेम नेचर होगा। जैसे कि मान लो ये दीवार है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो गया और इस दीवार को पुश कर रहा है, तो कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा यहाँ पे? दीवार को ये पुश कर रहा है तो ये आदमी दीवार पर एक फोर्स लगा रहा होगा,
और ये जो दीवार है ये इस आदमी को फोर्स लगा रहा होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग का एक टर्म डिफाइन होता है नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स इन्वॉल्व होता है दैट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जहां पर भी जो भी फोर्स जो कांटेक्ट पे है, जैसे मान लो यहाँ वॉल जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। ये आदमी एफ फोर्स लगाया इधर, तो वॉल जो फोर्स लगाएगा कांटेक्ट के कारण वो बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। जहां पर भी कांटेक्ट के कारण फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। तो देखो ये एफ किस पे लग रहा है, वॉल पे या आदमी पे? वॉल पे। वॉल पे। All. वॉल पे। और ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? आदमी। आदमी आदमी पे। पे। Man. हाँ तो देखो टू डिफरेंट चीजें पे लगा, एक आदमी पे एक वॉल पे। और अपोजिट डायरेक्शन तो हमें दिख ही रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तुम जाके कभी वॉल को पुश करके देखना एक बार, क्या होता है, एकदम भागते हुए जाना और वॉल को पुश करना, क्या होगा? लगेगा। लगेगा और क्या, मतलब तुमको ऐसा फील आएगा कि उधर से तुमको कोई पुश किया और तुम हाँ। अगर बहुत स्पीड में हो तो गिर सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें तुम एक्शन और जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये एक्शन फोर्स है और इस एक्शन फोर्स के कारण वॉल क्या कर रहा है, इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। सिमिलरली मान लो तुमको आइडेंटिफाई करना है एक्शन रिएक्शन, यहाँ पे इस केस में मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये एक टेबल है, इस टेबल पर बट व्हाई इज देयर अ रिएक्शन फोर्स? आर्यन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन फोर्स क्यों होगा? आर्यन तुम इसका एग्जांपल उससे लो, लेट्स से तुम्हारे पास एक बॉल है, वो स्माइली वाला बॉल है ना, वो है, तुमने उसको पुश किया तो क्या होगा? जुलाई बैच में कौन कौन है? जुलाई बैच से कोई है? जुलाई बैच से कोई है? हाँ आर्यन तुम ही हो जुलाई बैच से। ओके वेदांत, इसका आंसर बताओगे कि क्यों होगा रिएक्शन फोर्स, क्यों लगता है? निशी? हम लोग ये चीज देखे हैं कभी? लेकिन बहुत डिटेल्स में देखे थे इस चीज को, मतलब डायरेक्टली नहीं देखे थे यहाँ पे, बट बहुत डिटेल्स में देखे थे। याद करो जब हम लोग वीटी कर्व बनाए थे, बॉल को हम लोग नीचे ड्रॉप किए थे, सरफेस पे कांटेक्ट में था, तो हम लोग 5 बार बॉल का फिगर बनाए थे और फिर देखे थे कि बॉल बाउंस क्यों करता है। याद आ रहा है? ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि बॉल बाउंस क्यों करता है, उससे तुम यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने बॉल गिराया, तो जब बॉल नीचे आता है ना, तो ये आया, ये यहाँ पर बॉल ऐसा है। अब अब क्या होगा, जैसे ही बॉल हिट किया, बॉल का शेप कुछ इस तरह हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। याद आ गया तुम लोगों को? Yes, sir. फिर ये और डिफॉर्म होगा, और ये डिफॉर्मेशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और बॉल वापस से अपना गेन पोजीशन शेप रीगेन करना चाहेगा और फिर से ये ओपन होने लगेगा और ये पूरा ओपन हो जाएगा और इसका ऊपर की ओर वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो सिमिलरली जैसे मैंने वॉल को पुश किया तो वॉल थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, हल्का सा डिफॉर्म होगा। वॉल मेरे पर, वॉल अपना कोई भी चीज को तुम डिफॉर्म करो तो वो वापस अपने पोजीशन में आना चाहता है। तुम कोई भी चीज ले लो, चाहे तुम स्टील ही क्यों न ले लो, स्टील तुम लोग को लगता होगा कि स्टील डिफॉर्म नहीं होगा, बट एक्चुअल में जितनी भी मटेरियल है ना, सबको तुम पुश करोगे तो वो थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्म होगा ही होगा। तुम पेन ले लो अपना, उसको तुम पुश करो दोनों साइड से, वो डिफॉर्म होगा ही होगा, वो तुम पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो सब डिफॉर्मेशन एक आयरन रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है आर्यन, हर जगह डिफॉर्मेशन एक आयरन है। ओके नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने एक टेबल, ये टेबल लिया, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा, टेबल पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये टेबल है।
तो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? mg ब्लॉक ब्लॉक पर mg लग रहा होगा, और नॉर्मल नॉर्मल कौन लगा रहा होगा? टेबल टेबल का सरफेस। टेबल का सरफेस एक फोर्स लगा रहा होगा, और क्योंकि वो सरफेस फोर्स लगा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल ठीक है। अच्छा, अब इस लेट्स से ये बुक है, तो इस बुक के कारण टेबल पे क्या फोर्स लग रहा होगा? बुक टेबल पे कोई फोर्स लगा रहा होगा क्या? सर बुक कहाँ पे? सर बुक नॉर्मल लगेगा नहीं तो नॉर्मल लगाएगा किधर की ओर, ऊपर या नीचे? और सर नीचे की ओर। नीचे नीचे की हाँ तरफ बुक नीचे टेबल को पुश करेगा, हाँ सर। राइट। इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सा है? जैसे मान लो मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, कौन सा एक्शन रिएक्शन है? सर हाँ। सर 1 और 2 एक्शन रिएक्शन है, और 3 का जो अर्थ लगाएगी वो अगर होगा। एक मिनट अरे ऐसे बताना नहीं है, रुक जाओ, अगर पता है तो रुक जाओ। 1 और 2 एक्शन रिएक्शन है, राइट। ये दोनों अपोजिट लग रहा है, डिफरेंट बॉडीज पे है। mg का रिएक्शन फोर्स कहाँ है? कोई सुन के नहीं बोलेगा, सोच के। वैसे अब तो पता चल ही गया होगा। सॉरी सर। हाँ, सर आपने बुक कहाँ पे लिया? बुक टेबल पे लिया है। अच्छा वो बुक नॉर्मल जिधर से वो पॉइंट। हाँ, हाँ, ये बुक है, ये मेरा जो रेड, ये मेरा बुक है, येलो वाला। अच्छा Assume। तो बुक पर mg लग रहा है, बुक पर नॉर्मल लग रहा है, और एक नॉर्मल ऑन टेबल लग रहा है। बुक जो है वो नॉर्मल लगा रहा है टेबल पे। हाँ, आर्यन और किसका था, निशी। तुम लोग को नॉर्मल समझ में आया? नॉर्मल क्या होता है? और जो भी एक और था कोई जुलाई बैच में, नॉर्मल समझ में आया? निशी अनम्यूट कर सकती हो, आर्यन। हाँ, आर्यन, रिएक्शन फोर्स इज नॉर्मल नहीं, जो कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। कांटेक्ट के कारण जो भी फोर्स लगे उसको नॉर्मल, सरफेस के कारण। हाँ, अब देखो ये mg, जब भी तुमको पता करना हो ना कि इस एक्शन का रिएक्शन फोर्स कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग का काम होगा कि ये सोचो कि ये mg लगा कौन रहा होगा? अर्थ लगा रहा है बुक पे। अर्थ लगा रहा है। इसका मतलब जैसे जो मतलब पिछले वाले केस में क्या हुआ था, ये आदमी लगा रहा था फोर्स वॉल पे, इसके कारण आदमी पे फोर्स लगा। सिमिलरली ये mg अर्थ लगा रहा है, तो ये लेट्स से अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा mg। ये दोनों mg जो होगा, ये एक्शन रिएक्शन होगा। 3 और 4 एक्शन रिएक्शन, दोनों स्मॉल m ही है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल होगा और अपोजिट लगेगा, और डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। देन ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया हम लोग का ऐसे एक्शन रिएक्शन के बारे में। जो तुम लोग को क्या करना है, इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व का मतलब क्वेश्चंस करते रहना है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है?
मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, पहले तो ये बताओ। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर, क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मास स्केलर क्वांटिटी है तो मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 10 kg, ये इधर मूव कर रहा है at an angle 37 degree with a speed of 10 meter per second. Let's say this is body A. तो body A का मोमेंटम क्या है? Find the momentum of body A. 100 डायरेक्शन के साथ बताना है। 100 तो ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी कर दोगे। वेक्टर फॉर्म में बता दो। सर 80 कैप प्लस 30 जे कैप। 80 है क्या प्लस 60 है क्या? 30 क्यों आया? हाँ वही 60 वही। ठीक है, तो दो काम कर सकते हो, या तो तुम बोल दो कि इस डायरेक्शन मोमेंटम है मेरा 100 और 100 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 37, दैट इज 80 आई कैप, और इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा 60, Sin तो 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। तो ये होगा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? kg मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ए केजी मीटर स्क्वायर पर। जी मीटर पर सेकंड। हाँ वही। केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर कहाँ गया? ठीक है, अच्छा अब देखो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये हम लोग का क्या होता है? फोर्स F इक्वल टू dp बाई dt। तो हम लोग जब यहाँ पर dp और dt बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा? dp बाई dt। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है, इंस्टेंटेनियस फोर्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना फोर्स लगा, तो हम लोग dp बाई dt कर देंगे बहुत छोटे से टाइम में। लिमिट ऐसा लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 dp बाई dt। अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा कर देंगे चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ये मेरा एवरेज फोर्स हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। और इसमें क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लो ये नोट कर लो। पर मोमेंटम का ऐसा फिजिकल सेंस क्या है? जैसे हम फोर्स का बता सकते हैं ना कि हमें फील होता है वैसे। मोमेंटम को तुम कैसा बोलोगे कि ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग डायरेक्टली वहां पे बोलते नहीं है। मतलब मोमेंटम बेसिकली ऐसा तुम बोलोगे कि उसको चेंज करने के लिए जो हमें फोर्स लगता है ना, या फिर ऐसा डिफाइन करोगे कि 1 kg का ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो उस टाइप से। ऐसा कुछ डायरेक्टली फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला नहीं है। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा तुमको स्टॉप करने के लिए, तो तुम ऐसा बोल ओके सकते हो। ओके। ये फील है ना कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा तुमको उतना ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा स्टॉप करने के लिए। जैसे कि हाँ सर। कार और ट्रक मान लो, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है, बट मुझे अगर रोकना होगा तो ट्रक में ज्यादा फोर्स लगेगा कंपेयर टू कार, तो वो मोमेंटम के कारण हो रहा है क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। फाइन। यस सर। क्वेश्चन, एक बॉल आया, इसको हिट किया, यहाँ से यहाँ बाउंस कर गया, ये ऐसा है। लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री और ये 30 डिग्री पे बाउंस कर गया। बॉल का मास है 0.5 kg और वेलोसिटी है
एक मिनट, 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक मिनट रुक जाना। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, क्वेश्चन लिख लो फिर बताना। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिबाउंड, ये रियल लाइफ में 30 डिग्री होगा या कुछ और होगा रियल लाइफ में? अगर कुछ और होगा तो ज्यादा होगा या कम होगा? सर वो ऊपर से गिर रहा है। नहीं नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुम नीचे बैठ गया हो, इधर बॉल को हिट किया और ये ऐसा आ गया। 120 डिग्री हाँ। होगा। नहीं, 120 कैसे हो सकता है? सर उधर का 90 है। नहीं नहीं नहीं, ये बस इतना एंगल पूछ रहा हूँ मैं, येलो वाला। रियल अभी सिचुएशन दिया हो ना उसमें मैं 30 डिग्री लिया हूँ, लेकिन मान लो अगर रियल लाइफ में देखोगे तो वो एंगल 30 डिग्री से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा कम होगा। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। अभी इसको सॉल्व कर लो। आंसर होगा कि ज्यादा होना चाहिए एंगल। हाँ हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम 15/2 I cap minus 5√3/2 J cap. 10√3 into √3/2, 15/2 I cap, और ये आ जाएगा 10√3/2, 10√3/4 आया ना, 5√3/2। लो, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये इधर 10√3 से जा रहा है। हाँ 5√3/2 आया। 5√3/2 या 5√3, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10√3 into cos 30, that is 10√3 into √3/2। 10√3 into √3 हो गया 30/2, that is इधर वाला हो गया 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और नीचे वाला जो वेलोसिटी होगा वो होगा 10√3 cos 60, that is 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0 मास into 15, 0.5 into 15, that is 15/2 I cap, और 0.5 into 5√3, तो ये माइनस, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है तो मैं माइनस 5√3/2 J cap लिख सकता हूँ। सही है? हाँ या ना? तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया। फिर मैं फाइनल वाले को मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट
दैट इज 10√3 से अगर ये रिबाउंड कर रहा है तो 10√3 cos 30, अगेन ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इधर की ओर स्पीड हो जाएगा अगेन 5√3 सेम टाइप से। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, -15/2 आई कैप -5√3/2 इन जे कैप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या आ जाएगा, -15/2 -15/2 दैट इज -15 आई कैप, और जे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -5√3/2 माइनस ऑफ माइनस वो प्लस बन जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 15 आई कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो नो सर। अच्छा, अब मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल गया। मान लो तुमको ऐसा दिया है, अच्छा जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर मोमेंटम चेंज माइनस आई में है, मतलब फोर्स भी किधर लगा होगा, माइनस आई में लगा होगा, राइट। और मान लो अगर बॉल जो है वो डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा हो, इफ द बॉल इन द प्रीवियस क्वेश्चन is in contact with the wall for 0.2 second, find the average force, देखो मैं एवरेज लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्टेंटेनियस का बात नहीं कर रहा हूँ। एवरेज फोर्स exerted by the wall on the ball, कितना आंसर आएगा? -75। -75 आई क्या? -75 कर दिया। ठीक है, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एवरेज फोर्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी इज -15 आई कैप डिवाइड बाय 0.2 दैट इज -75 आई कैप। सही है, कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक पाइप है, किसी को पिछला साइड नोट करना है क्या, या हो गया? इससे पहले वाला ये भी हो गया, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितना होगा, लेट्स से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल है, वॉल ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, ऐसा कि पानी सीधा जाके वॉल को हिट करेगा। यहाँ से इस पाइप से वाटर आ रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर मैं स्पेसिफिकली यूज किया हूँ क्योंकि उसका डेंसिटी 1000 हमें पता है। 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और ये वॉल को हिट करके ऐसे नीचे गिर जा रहा है, वॉल को हिट करके नीचे गिर जा रहा है। तो बताना है फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, या फिर वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा वाटर के थ्रू, ये बताना है। फाइंड द फोर्स exerted on the wall by the water stream कितना फोर्स लगा रहा होगा वॉल पे, ये बताना है। सर हाँ, तो पिछले वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपने कैसे किया?
F क्या होगा, dp by dt सेकेंड लॉ Yes. से, तो फोर्स इक्वल टू हाँ चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। देखो चेंज इन मोमेंटम हमें पता था 59 कैप। सर पर 0.2 तो कांटेक्ट है ना, और डेल्टा टी तो टोटल टाइम है। नहीं नहीं, डेल्टा टी हम लोग का टाइम है कि कितने देर के लिए वो फोर्स लगा, वो वाला टाइम होता है डेल्टा टी। हाँ सर। ठीक है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी को? वाटर की डेंसिटी से मास निकालेंगे। टाइम हाँ इंटरवल कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सारा पार्ट लिख के। तो तुमको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ क्या कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा वाटर का? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब क्या होता है, कितना पानी निकल रहा है पर सेकेंड, ये मैं बता सकता हूँ क्या? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो देखो 1 सेकेंड में कितना पानी निकलेगा यहाँ से, क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी कर दें, इतना पानी निकल रहा होगा क्या? 40 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, आया ना? ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? या फिर चलो अगर तुमको ये फील नहीं आ रहा है तो मैं एक और तरीके से बताता हूँ। वॉल्यूम सिलेंडर से मास और वेलोसिटी है, नहीं समझा रहे? देखो ये मान लो 1 सेकेंड में कहाँ तक का पानी निकल जाएगा, ये 4 मीटर का पानी 1 सेकेंड में यहाँ ये पूरा पानी निकलेगा अभी इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड। तो ये पानी का वॉल्यूम क्या होगा, ये एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है। सर हाँ हाँ, किसी का डाउट था? सर 40 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। तो इतना 4 मीटर का पानी निकल जाएगा, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि ये सारा इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 सेकेंड में निकल रहा है। तो अगर मुझे वॉल्यूम पता है तो मैं कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड ये बता सकता हूँ, मास फ्लो रेट, कि मास किस रेट से बाहर निकल रहा है। तो मुझे वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास मिल जाएगा, दैट इज 40 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना kg पर सेकेंड पानी निकल रहा है, राइट? तो ये क्या आ जाएगा, -4, ये 4 kg पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत?
और वो 10⁻⁻⁴ क्या है? 10⁻⁻⁴ ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया ना, तो 10⁻⁻⁴ का एक फैक्टर आएगा ना वहाँ पे। ठीक है, हाँ ओके। सर तो ये हमारे पास मास, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है ये मतलब 1 सेकंड में इतना पानी निकलता है। हाँ, एक सेकंड में इतना वॉल्यूम पानी निकल रहा है। सिमिलरली मास फ्लो रेट इज 1 सेकंड में इतना मास निकल रहा है, इतना मास ऑफ पानी निकल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया और ये मान लेना कि पानी पूरा स्प्लैश कर रहा है सारे डायरेक्शन में, तो फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जा रहा है, सारे डायरेक्शन में पानी स्प्लैश कर रहा है। तो मास फ्लो रेट 4 kg पर सेकेंड पानी आ रहा है, और वो किस वेलोसिटी से आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम मोमेंटम पर सेकेंड, ये क्या होगा? मास फ्लो रेट पर सेकेंड के 4 kg पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी 4 से आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मोमेंटम पर सेकेंड जो है वो 16 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड है। और मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है? अब यही पानी जो है ये आगे जाके क्या करेगा? वॉल को हिट करेगा। तो हर सेकेंड में, पर सेकेंड, उसमें कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? 16 का। तो पर सेकेंड अगर 16 का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फोर्स कितना होगा? 16 न्यूटन। ये फील आया? सर पिछला पेज दिखा इसमें। हाँ, ये लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है, वो सोचना होगा एक बार। सर ये -2 होगा ना, 10⁻⁻² होगा ना कहाँ पे? वो -4 की जगह, क्योंकि सर सेंटीमीटर से मीटर किया है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर किया यार, तो स्क्वायर है ना वहाँ पे, 10 सेंटीमीटर हाँ, स्क्वायर। तो यस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में किया तो 10⁻⁻⁴ का फैक्टर आएगा ना। यस। सर वो लास्ट में मोमेंटम पर सेकंड मतलब एवरेज फोर्स वाला फॉर्मूला ही लगा दिया ना बाद में। हाँ, बाद में वही बता दे कि इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकेंड, तो वही फोर्स होगा बेसिकली, है ना। ओके सर, समझा। सर लास्ट पेज दिखाओ ना। यही लास्ट पेज। नहीं अच्छा, सॉरी। इससे पहले वाला। हाँ सर मास फ्लो रेट नहीं समझा। मास फ्लो रेट, तो तुमको पता चल गया कि इतना वॉल्यूम पानी निकल रहा है पर सेकेंड। तुमको हाँ अगर वॉल्यूम वॉल्यूम कितना निकला है पर सेकेंड, तो तुम उससे मास निकाल सकते हो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास। वही हो गया मास फ्लो रेट। ठीक है, ठीक है वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर ये लिया ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो 10⁻³ सर ये वॉल्यूम हम लोग वो सिलेंडर के फॉर्मूले से भी निकल सकते हैं। हाँ, वैसे भी निकाल सकते हो। बेसिकली मैं तुमको वही से बताया कि ये 4 मीटर पानी निकला होगा आगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है? 1000। कैसे याद रखेंगे? कोई बताएगा इसको कैसे याद रख सकते हैं? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर होता है। ऐसा सोचो कि नॉर्मली 1 मीटर क्यूब मतलब क्या है?
1 मीटर ऐसे 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर इन विड्थ एंड 1 मीटर इन हाइट, तो डेफिनेटली 1 1 1 मिलके तुम्हारा उसके अंदर तो 1 लीटर तो नहीं आने वाला है, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, राइट? ठीक है, तुम उससे भी अच्छा ऐसे याद रखो, देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसमें कितना 1 सेंटीमीटर अगर करोगे तो इसमें कितना मिल्क आएगा, 1 मिलीलीटर मिल्क आएगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे तो। यस सर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। अब तुम 10 सेंटीमीटर का लो, 10 10 10 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसमें क्या होगा 1 लीटर मिल्क आएगा। और अगर वही तुम 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लोगे तो 1000 लीटर मिल्क आएगा। 10 टू द पावर 3 का फैक्टर हमेशा चलेगा, मिलीलीटर से 10 टू द पावर 3 लीटर, फिर 10 टू द पावर 3 1000 लीटर। ऐसा तुम सोच सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। फाइन, ठीक है। अब आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में या कहीं पे कि अर्थ भी मूव कर रहा है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ स्टेशनरी है। तो जो भी चीज हम लोग अर्थ से देख रहे हैं, मतलब जो भी चीज हम लोग एक्सलेट नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो तुम अर्थ पे खड़े होके किसी चीज को देख रहे हो, तो ये तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या फिर तुम किसी कार में बैठे हो और ये कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम है। या फिर कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा बेटर है कांस्टेंट वेलोसिटी लिख लो, क्योंकि वेलोसिटी में इनर्शियल फ्रेम होगा। तो अगर तुम ग्राउंड पे खड़े हो किसी चीज को देख रहे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ किसी चीज को देख रहे हो, तो उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन is applicable only in inertial frame of reference. Inertial frame of reference, हम लोग इसमें ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो हम लोग कुछ चेंज करेंगे। अब तो बात आती है कि रिफरेंस क्या होता है। तो रिफरेंस का बात करो, जैसे मान लो एक ट्रेन में एक आदमी है, वो ट्रेन मूव कर रही है और तुम ट्रेन के बाहर खड़े हो, तो तुमको क्या लगेगा कि वो आदमी आगे जा रहा है, तुमको लगेगा वो आदमी आगे जा रहा है। लेकिन वही अगर वो आदमी देखेगा तुमको, तो उस आदमी को क्या लगेगा, उस आदमी हम को क्या लगेगा, पीछे जा रहे हैं, हम हम पीछे पीछे जा जा रहे रहे हैं। तो बेसिकली जो हम लोग का वेलोसिटी है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि हम किसके रिलेटिव में देख रहे हैं या फिर किस फ्रेम से देख रहे हैं। बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किसके फ्रेम से देख रहे हैं, जो आदमी बाहर खड़ा है ट्रेन के या जो आदमी ट्रेन के अंदर है। तो ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दो टाइप का, एक होता है इनर्शियल, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर अगर हम लोग ग्राउंड पे ही खड़े हैं, तो वो वाले फ्रेम से अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। To save white would go to settings, start photo and select read and write will be restarted. किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है क्या सबका, सारे स्लाइड्स का? क्या हुआ सर?
नहीं सर। जो अरे वो कुछ अपडेट हो गया है इसमें जूम में, कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो सेव नहीं हो रहा है। सर रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी चलेगा, या फिर तुम लोग को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो साथ साथ। रिकॉर्डिंग हो ही रही है ना, चलो। ठीक है, ये सेव नहीं चाहिए ना तुम लोग को स्लाइड्स? नहीं नहीं। ठीक है, किसी को नहीं चाहिए? सर सिर्फ वो वाटर वाला जो आपने लास्ट एग्जांपल दिया वो वाला सिर्फ चाहिए सर, एक बार दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हाँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, ये वाला। हो गया स्क्रीनशॉट? हूँ। आगे वाला हाँ हो गया सर। डन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम, जैसे मान लो तुम एक कार में बैठे हो, ये कार है और ये कार एक्सेलरेट कर रहा है, और लेट से तुम इसमें बैठे हो अंदर, कार चला दो। यहाँ पर पीछे लेट से आगे में पेड़ है, तो तुमको क्या लगेगा कि ये पेड़ किधर जा रहा है? तुम आगे की तरफ जा रहे हो लेट से, तुमको क्या लगेगा कि ये पीछे आ पेड़ रहे पीछे जा रहा है, और पेड़ का वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी होगा कुछ। हाँ सर। पेड़ पीछे की ओर एक्सेलरेट भी होगा, एज सीन बाय कार, एज सीन बाय ड्राइवर ऑफ कार। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस पेड़ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, राइट? इस पेड़ का एक्सेलरेशन हो रहा है, बट ऐसा पॉसिबल है क्या? पेड़ पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं। क्या उस डायरेक्शन में? नहीं। नो। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है बट फोर्स नहीं है, मतलब न्यूटन्स लॉ क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, जब हम लोग का एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, इसमें हम लोग का न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबको फील आया ना कि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पेड़ पे फोर्स 0 है लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है। सूडो फोर्स लगेगा ना सर? हाँ, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन है बट फोर्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of reference, non-inertial frame of reference, pseudo force is not applicable. Sorry, Newton's laws of motion is not applicable. Is not applicable. अब यहाँ पर next point, to convert non-inertial frame, to convert non-inertial frame, non-inertial frame to inertial frame, to inertial frame, we apply a pseudo force. We apply a pseudo force. अब कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। pseudo force किधर अप्लाई करना है। हो गया सर। ओके ओके,
सर वो V और A जो है वो सेम होगा मतलब कार के? हाँ सोचो, सेम नहीं होगा। वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट होगा। वेलोसिटी अपोजिट हो। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्योंकि सोचो ना यार, तुम जा रहे हो, तुम्हारे सामने से तुम जा रहे हो, सामने में एक आदमी रुका हुआ है, तुमको क्या लगेगा कि वो तुम्हारे स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, हाँ और तुम जैसे एक्सलेट कर रहे हो उससे वो एक्सलेट कर रहा है। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में क्यों कन्वर्ट करना है? इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि हम अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा ही नहीं सकते हैं, तो हम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे ये कार है, ये एक्सलेट कर रहा है, इस कार का मास है कैपिटल एम, और ये पेड़ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं कार और पेड़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पेड़ का मास है लेट्स से स्मॉल एम। तो हम लोग को क्या करना है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन हमें एक फोर्स लगाना है। दिस फोर्स इज स्यूडो फोर्स, और ये स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द ट्री, जो भी ऑब्जेक्ट पर तुम देख रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन। ये ध्यान देना, कैपिटल एम नहीं, कार का मास नहीं चाहिए मुझे, मुझे पेड़ का मास चाहिए। तो इस पेड़ पे स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए, एम जहां पर वेयर एम इज मास ऑफ ट्री, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो। अब देखो, अब जैसे ही तुम स्यूडो फोर्स लगा दी है, तो देखो इस पेड़ पे है, अगर तुम कार के फ्रेम से देख रहे हो तो पेड़ पे एक स्यूडो फोर्स एक फोर्स लग रहा है, कितना, एम ए। तो अगर तुम कार से देख रहे हो तो एक स्यूडो फोर्स लग रहा है एम ए, तो तुम बोल सकते हो कि पेड़ का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। देखो ए आ रहा है तुम्हारे फ्रेम में, हिलाया। Yes, sir. ओके, डन। हाँ आर्यन, आर्यन देखो मुझे ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन स्टार्टिंग से, आर्यन कहाँ से, नॉन इनर्शियल फ्रेम पूरा। नो सर, अभी आपने बोला ना चेंज करने का, वो वाला पार्ट। अच्छा तो हाँ, तो अब मैंने क्या किया कि एम ए फोर्स लगा दिया, स्यूडो फोर्स। अब देखो कार के फ्रेम से तुम देख रहे हो तो तुमने एक फोर्स लगा दिया एम ए पेड़ पे, तो पेड़ पर अगर तुम एम ए फोर्स लगा रहे हो तो पेड़ का एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझे पता है, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, दैट इज एम ए अपॉन एम, दैट इज ए। तो देखो मुझे क्या लगेगा कि पेड़ ए से एक्सेलरेट कर रहा है, और ऐसा लगना भी चाहिए था पिछले वाले केस में कि अगर कार ऑब्जर्वर देखेगा तो कार को पेड़ का एक्सेलरेशन ए दिखेगा उसको। ठीक है आर्यन? यस सर। तो पहले यही हो रहा था कि एक्सेलरेशन है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने स्यूडो फोर्स लगा दिया तो वो हो गया। स्यूडो फोर्स, ध्यान देना, स्यूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, वो एक्चुअल में नहीं लगता है। स्यूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, वो एक्चुअल में नहीं लगता है। वो बस हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने में के लिए यूज किए हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। डन। ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, तो ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल। अट्रैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, सॉरी हाँ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और
इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा, इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस है r, तो फोर्स कितना लगेगा दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट, और ये जो फोर्स होगा दैट इज g m1 m2 by r स्क्वायर। ये पढ़े हो तुम लोग क्लास 10th में शायद या 9th में, हाँ Yes. जहाँ पर r क्या है सेपरेशन बस बिटवीन देम, और g क्या है gravity G is यूनिवर्सल gravitational- ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 ऐसा यूनिट। यूनिट तो तुम लोग देख लेना, यूनिट निकालने सबको आता है ना। यूनिट क्या होगा इसका बता दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में? अब देखो हम लोग जब जो तुम लोग जी का वैल्यू निकाले हो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8 या नहीं निकाले हो? Yes, sir. सर रेगुलर लेक्चर में पूछ रहे हो? हाँ हाँ रेगुलर लेक्चर में। नहीं सर। ठीक है, तो अभी मैं निकाल लेता हूँ। अब देखो जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ का मास कितना होता है याद करना है, मास ऑफ अर्थ। सर याद करना है। हाँ याद रखना है, 6 into 10 to the power 24. 6 into 10 to the power 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6,400 6,400 हाँ, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये अर्थ है और इस पे तुम खड़े हो ऊपर। अच्छा हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े होता है या अर्थ के अंदर खड़े होता है? ऊपर। ऊपर। अर्थ के ऊपर खड़े होता है, ठीक है। तो पानी अर्थ में जब पानी है वो गिर क्यों नहीं जाता है? मान लो यहाँ पे जब पानी है अर्थ के सरफेस पे, ये नीचे गिर क्यों नहीं जाता है? गोल नहीं है ना सर। नीचे सरफेस होता है। क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। और कोई रीजन? सर पूरी तरह से गोल नहीं है। पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मानो ना यहाँ नीचे तो होगा ना। रॉकेट भी पूरी तरीके से सर गोल अर्थ अपनी तरफ खींचती है। हाँ एग्जैक्टली यार, वो ग्रेविटी है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा मास है m, तो अर्थ मेरे पे कितना फोर्स लगेगा? मैं अर्थ से 6400 किलोमीटर के सामने मैं तो 1-2 मीटर जंप कर सकता हूँ यार, उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो अर्थ मेरे पे कितना फोर्स लगाएगा? g m1 m2 by r स्क्वायर, दैट इज, और फोर्स बाय मास क्या होगा? मैं मास ऑफ स्क्वायर से लिख देता हूँ g, मेरा मास m लिया हूँ मैं, मास ऑफ अर्थ को मैं me से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, me into m by r स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन दैट इज g हम लोग बोलते हैं, ये क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, तो ये होगा एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं फोर्स, दैट इज फोर्स अपॉन मास। तो इसका वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 अपॉन 6400 किलोमीटर है into 10 to the power 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 6.67 into 6 into 10 to the power 13 अपॉन 6.4 का स्क्वायर हो गया 40.96 10 to the power 3 36 10 to the power 12। ठीक है, तो ये आया 6.67 into 6 अपॉन 40.96 अप्रोक्सीमेटली। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है, ये आ रहा है 0.977 into 10, 0.977 into 10, that is approximately 9.8।
इसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में तुम लोग को पता है। इसके अलावा और कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? सर बहुत है। बहुत है, बहुत सारे। मैं एक दो चीज डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे थर्ड में सेकंड में डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर मैग्नेट वाला पार्ट में स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दो चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि वेदर बोथ आर ऑफ सेम नेचर और अपोजिट नेचर। जैसे अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा। ये डिस्टेंस अगर आर है, दोनों पे एफ। और अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स। अब ये फोर्स कितना होता है, किसी को पता है? इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? Q1 Q2 upon R square। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होता है, जैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वो वाला पार्ट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि म्यू नॉट ये सब वो इन्वॉल्व, म्यू नॉट नहीं पता है क्या होता है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। दो मैग्नेट एक दूसरे को फोर्स लगाता है, या फिर तुम लोग को ये पता नहीं होगा, ऐसे दो करंट कैरिंग वायर है ना, वो दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर तो दो वायर तुम पास पास रख दो, करंट कैरिंग वायर, तो वो दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों में तुम सेम डायरेक्शन में करंट भेजोगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजोगे तो वो दोनों रिपेल करेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 12th में। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे न्यूक्लियॉन सब जो बाइंड होता है, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, वैसे तो बहुत सारे फोर्स होंगे, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, उसके बाद स्प्रिंग, हम लोग सबको देखेंगे धीरे धीरे करके। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? 10⁻⁻15 1⁻15 तो 1 ही हो जाएगा। नहीं सॉरी 10 10⁻⁻15। और रेडियस ऑफ एटम क्या होता है? 10⁻10। 10⁻10 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, ओके। अपना थोड़ा सा चीज बचा है इसमें, एक चीज और कर लेते हैं, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब कांटेक्ट होता है किसी दो ऑब्जेक्ट में, जो फोर्स लगता है कांटेक्ट। हाँ, जब कांटेक्ट में रहेगा तब जो फोर्स लगेगा दैट इज कांटेक्ट फोर्स। कोलिजन हुआ तब जो फोर्स लगा, या नॉर्मल कोई भी चीज नीचे रखे हुए जमीन पे तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, या कोई भी जब भी कांटेक्ट होगा तब हम लोग का जो फोर्स होगा दैट इज कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वैसे। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड सो ऑन। अच्छा, क्या कोलिजन तो सबको पता है क्या होता है। क्या कोलिजन होने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है सर। जरूरी है। मान लो ऐसा है। पर मैग्नेट के लिए नहीं है ना। मैग्नेट के लिए नहीं है, एग्जैक्टली। तुम्हारे पास दो मैग्नेट है, तुम इधर उधर फेंक दिए, मैग्नेट नहीं बोलो, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे प्लस क्यू चार्ज है, तुम दोनों को फेंक दिए तो क्या होगा? रिपल्शन होगा कांटेक्ट से पहले। हाँ, दोनों पास आएगा थोड़ा सा, फिर वापस घूम जाएगा। तो कांटेक्ट नहीं भी हुआ फिर भी वो वापस घूम गया, तो काइंड ऑफ कोलिजन हो गया वो। तो जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट। ठीक है, उसके तुम्हारे रियल एंड स्यूडो फोर्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ये पहले कैसे डिस्कस कर दिया?
ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव स्टार्ट करेंगे। किसी भी चीज को तुम टच कर सकते हो कि नहीं टच कर सकते। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक वॉल है, थोड़ा सा अलग टॉपिक से हट रहा है, एक वॉल है, तुम गए, तुम इस वॉल को टच करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस वॉल को टच कर पाओगे कि नहीं टच कर पाओगे? नहीं कर पाए। तब ये नहीं कर इससे पाएंगे। ये कुणाल से डिस्कस कर लिए? हाँ सर। यस सर। नहीं सर। किसी भी चीज को तुम हाँ मतलब किसी भी चीज को तुम टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जो फोर्स लगता है ना, जब सेपरेशन बहुत कम हो जाता है तो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी चीज को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज टच नहीं होता। जैसे तुम अपने हाथ से अपना पेन भी नहीं टच कर रहे हो, पेन का प्रॉपर वो तुम्हारे ऐसा तुमको लग रहा है कि तुम टच कर रहे हो, बट तुम कितना भी फोर्स लगा लो उसको प्रॉपर टच नहीं कर पाओगे। वो फोर्स है, वो तुमको पता लग रहा है कि तुम टच कर रहे हो उसको, बट एक्चुअली में नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग का काम क्या होगा, एक तो यहाँ तक पढ़ना है, बुक एक बार रीड करना, रियल एंड स्यूडो फोर्स तक। पेज नंबर मे बी डिफरेंट, मैं पेज नंबर लिख देता हूँ। रीड अप टू पेज, किसी के पास बुक है क्या अभी? हाँ सर है। हाँ सर। यस सर। 53। पेज Yes. 53 खोल के देखो तो यही है क्या? हाँ हाँ सर। सर ये ठीक है, तो यहाँ तक एक बार रीड कर लेना। रियल रियल एंड एंड हाँ रियल एंड स्यूडो फोर्स तक रीड कर लेना। ओके आर्यन, एक मिनट, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव अभी नहीं करना है। और एक मिनट, इससे क्वेश्चंस कहाँ है? क्वेश्चंस कौन से पेज नंबर पे देखना? काफी बड़ा चैप्टर, अच्छा सारा चैप्टर इसी में दे दिया है। सॉल्व एग्जांपल है। कितने में? 52 में सॉल्व है सर। 50 नहीं एक्सरसाइज पेज नंबर 82 है क्या? हाँ पेज नंबर 82 है, 82 83। सर 82 नहीं 73 में है ना। सर आप क्या बोल रहे हो? वो एक्सरसाइज कौन से चैप्टर में है? वो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होता है ना वो। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 73 पेज नंबर। सर वो अगले लेसन 73 पेज नंबर पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। अच्छा बुक के 73 पेज नंबर पे हाँ 73 ठीक है। मैं पीडीएफ पेज नंबर 82 था, ठीक है। हाँ तो उसमें तुम लोग ओके ठीक है, इसको अभी रहने दो, हम लोग और आगे करते हैं तो फिर इसमें क्वेश्चन करना। इसमें अभी बहुत सारा चैप्टर मिक्स है, ठीक है। इसको अभी स्किप करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे प्रोसीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस कर लेना। किसी को डाउट्स है तो वो भेज दो। आर्यन तुमने मुझे भेजा है, आर्यन है तुम्हारा है क्या? इज इट पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल? आर्यन, आर्यन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर्यन हो क्या? हाँ आर्यन, हम लोग कभी भी ना एनर्जी क्रिएट नहीं करते। अच्छा आर्यन ने मुझे ऐसा भेजा है, देखो कहीं से मीम लाके भेजा है, लेट्स से ऐसा है। ये है ट्रक है, इसमें उसने उठाया ऐसा, यहाँ से उठाया। सर हम क्या कर रहे हैं? आर्यन ने मुझे ऐसा कुछ भेजा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या? यहाँ मैग्नेट लगा दिया, यहाँ मैग्नेट लगा दिया और बोला है कि अब ट्रक मूव करने लगेगा।